महिलाओं को बहुत कम बोलने दिया जाता है, महिलाओं को हमेशा लड़ना पड़ता है अपने अधिकारों के लिए। हाँ, धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, मैं आपका फॉलो भी करती हूँ, और अभी जो 2-3 आपको अवार्ड्स मिले हैं तो बहुत ही सराहनीय है आपका काम, और उसको मतलब लोग मान्यता दे रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। और मैं यही चाहती हूँ कि आपका चैनल और चले और लोग खूब देखें उसको। बहुत सारी न्यूज़ आप लेके आते हैं पूरे भारत से। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत बातें करनी है, लेकिन कल के प्रोग्राम की मैं पहले बात करना चाहूंगी कि कल और किस तरह के लोग वहां जुटेंगे। देखिए, ये प्रोग्राम हम लोग कम से कम 4-5 महीने से सोच रहे हैं, और फिर ये हमारा जो संगठन है दलित शोषण मुक्ति मंच, तो हमारे साथ 4 और संगठन जुड़े हैं। एक तो खेत मजदूर यूनियन है, एक जो और लेफ्ट पार्टीज के साथ जुड़े हुए दलित संगठन और खेत मजदूरों के संगठन है। तो ऐसे 5 संगठनों ने मिलकर के कल के इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, और इसमें हम ये बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं कि हमारा संविधान बना, हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन संविधान बनने के बाद भी हमारे देश में जो दलित थे, जो आदिवासी थे, जो पिछड़े हैं, और जो गरीबों का बहुत बड़ा ये हिस्सा है, उनको उनके मूलभूत अधिकारों से आज तक वंचित रखा गया है। जो उनके अधिकार शिक्षा में, नौकरी में और समाज में मिलने चाहिए थे, वो उनको आज तक नहीं मिले हैं। और ये लोग सब इस बात को लोग जानते भी हैं, लेकिन छुपाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 2014 में हम ये बात नहीं कह रहे हैं, हमारे जितने सरकारी संस्थान हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि दलितों का उत्पीड़न बहुत ज्यादा बढ़ा है। इसमें मतलब उछाल आई है, हिंसा, बलात्कार, मारपीट, बेइज्जत करना, हर तरह से नीचा दिखाना एक तरफ, और दूसरी तरफ नौकरियों से दूर कर देना, शैक्षणिक संस्थानों से उनका प्रवेश बंद कर देना। तो जो एक चौतरफा हमला है दलित समाज के ऊपर, और उसके साथ आदिवासियों और दूसरों के ऊपर भी है, हम ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। और हम लोग का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे संगठन द्वारा संचालित है, आरएसएस, जिसने कभी भी इस देश के संविधान को स्वीकार ही नहीं किया है। इन्होंने 1950 में ही कह दिया था कि हमको ये संविधान स्वीकार नहीं है, और इस देश की जो न्याय प्रणाली है वो तो मनुस्मृति के आधार पे ही चलना चाहिए, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। और अब जब 2014 के बाद उनको लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है, तो वो अपने उस मनोवादी एजेंडे को बहुत तेजी के साथ लागू कर रहे हैं। उसको कहते नहीं है, वो ऊपरी तौर पर डॉक्टर अंबेडकर की भी बहुत सराहना करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बातें करते हैं, लेकिन अगर उनकी नीतियों को आप देखें, अगर उनके काम करने के तरीके को आप देखें, तो चौतरफा हमला दलितों की जीविका, दलितों के जीवन और दलितों के अधिकारों के ऊपर दिखाई दे रहा है। अभी आपने देखा कि एक बार फिर अभी लिंचिंग हुई है 2 दलितों की छत्तीसगढ़ में गाय के सवाल पर। तो ये जो गाय रक्षा का पूरा इन्होंने एक मतलब कानूनी वो बनाया है, उसको लोग समझते हैं कि ये एंटी माइनॉरिटी है। उसमें एक एंटी माइनॉरिटी पहलू है जरूर, लेकिन जहां तक जीविका का सवाल है तो सबसे ज्यादा तो दलितों की जीविका इससे प्रभावित हुई है, क्योंकि खाल उतारने का काम, खाल बेचने का काम, यानी पूरी तरह से ये जो जानवर और गोश्त का उद्योग है, ट्रेड है, वो पूरा काम उनका खत्म कर दिया गया है। और हिंदू विरोधी न कहलाया जाए इसलिए बोल भी नहीं सकते हैं। तो एक ये सवाल मेरा रहेगा कि सीपीआईएम बहुत ज्यादा नहीं है अब, क्योंकि उनकी सत्ता अब नहीं है देश में बहुत ज्यादा। तो एक तरफ तो जो आप बीजेपी कह रही हैं, तो एक तरफ तो धर्म संसद होता है, धर्म जो है ये सारी चीजें चलती हैं, और दूसरी तरफ आप जो है दलितों के खिलाफ किस तरह से अटैक हो रहा है उस पर एक प्रोग्राम कर रही हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है किस तरह आपके साथ लोग जुड़ेंगे फिर?
देखिए, हमारा सवाल लोगों को जोड़ने का नहीं है। हमारा सवाल ये है कि जो लोग भी दलित अधिकारों की लड़ाई में अपने आप को शामिल समझते हैं, उनके लिए एक मंच होना चाहिए, एक बहुत व्यापक मंच होना चाहिए कि सब लोग इकट्ठा आए और दलित अधिकारों की लड़ाई एक साथ मिलकर के लड़ें। आप जो धर्म संसद की बात कर रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्ववादी ताकतें अपना काम कर रही हैं, लेकिन हमारा भी कोई एजेंडा है कि नहीं है? मैं मानती हूं कि ये तरीका नहीं है लड़ने का। जो हमारे अधिकार है, जो हमसे छीने जा रहे हैं, जो तमाम लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, केवल सांप्रदायिक हमले ही नहीं, सांप्रदायिक हमलों की आड़ में जो तमाम लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके खिलाफ लोगों को जागरूक करना और उनको लड़ाई में शामिल करना बड़ा काम है। और इसलिए जो ये कल हम अधिवेशन कर रहे हैं, हम एक कॉल भी देंगे कि जितने लोग इसमें आए हैं, जितने संगठन आए हैं और जितने और संगठन अपने आप को दलित अधिकारों की लड़ाई में शामिल मानते हैं, सब एकजुट हो। और इसमें कोई सवाल नहीं है कि कौन नेता बनेगा, कौन नहीं बनेगा। इशू बड़ा है, इसके लिए आकर के लड़िए और हम लोग जितनी दूर तक एक साथ चल सके, हम लोग को चलना चाहिए। ये असली मुद्दा है। तो ऐसे में और क्या करने जा रहा है? क्या सीपीआईएम में बहुत बार देखा गया है कि हमेशा से कि दलितों को वो प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो इसके लिए क्या किया सीपीआईएम? ये सीपीआईएम का कन्वेंशन नहीं है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सम्मेलन नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हम बोलने नहीं आएंगे। हमारे बहुत ही सम्मानित थे दारापुरी जी, आप लोग उनका नाम भी सुने होंगे। हम उनको बुलाना चाहते थे, लेकिन उन्हें हमें बताया कि हम आईपीएफ के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, हम उसी नाते आएंगे, तो हमको उनसे हाथ जोड़ना पड़ा। वो भी समझ गए, उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा। ये मंच है उन लोगों का जो दलित अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और जो चाहते हैं कि और लोग भी इस लड़ाई में जुड़े। हमने कुछ साल पहले भी एक कोशिश की थी, लेकिन उसमें थोड़ा ही हम आगे बढ़ सके। और शायद आपने देखा होगा कि 16 सितंबर को बहुत बड़ी रैली हुई दिल्ली में, जिसमें तमाम दलित संगठन और लेफ्ट के लोग भी शामिल थे, लेकिन उसको हम थोड़ी दूर तक ही आगे लेके जा सके। तो मुद्दे तमाम उठाने की जरूरत है और इसको हम लोग उठा रहे हैं। रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या और शब्बीरपुर पे हुए हमले से लेकर के आज तक जो हमले हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर लोग अलग अलग तरह से हस्तक्षेप कर रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे और सरकार की नीतियों से जब तक इस समग्र हमले को नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारी लड़ाई हम नहीं मानते कि कारगर हो सकती है। अच्छा, इसमें आपने, मैं रिपोर्ट में देख रही हूँ, अटैक्स ऑन दलित वुमेन एंड गर्ल्स, तो 10 दलित महिलाओं के डेली रेप होते हैं, ये रिपोर्ट कहती है। ऐसे कई सारे डेटा हैं। तो ऐसे में उन महिलाओं के जो है मुद्दे नहीं आते हैं। मैं तो यही मानती हूँ कि ये मुद्दे सामने नहीं आते हैं, क्योंकि अगर हम हाथरस के भी कांड को देखें तो वहां तो आपको मालूम है कि पिछले साल सितंबर के महीने में जो वो हाथरस में उस लड़की के साथ 4 सवर्ण लड़कों ने सामूहिक बलात्कार किया और कुछ दिन के बाद वो मर भी गई। तो उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से बलात्कारियों को बचाने में लगी हुई थी, नष्ट करने की कोशिश की। लड़की की लाश को लेकर के पेट्रोल डाल करके उसको जला भी दिया। लेकिन अगर देश भर में उसके खिलाफ आवाज न उठती, हल्ला न होता, तो वो 4 लोग गिरफ्तार नहीं होते। लेकिन ये है कि हमेशा ये देखा जाता है, और ये केवल एक केस में नहीं, कि एक केस के बाद इतने और केसेस हो जाते हैं कि वो जो एक सस्टेन्ड मूवमेंट होना चाहिए वो फिर नहीं बन पाता। मुझे लगता है कि हाथरस की बात को फिर से उठाने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग वहां गए हैं, वो केस आगे बढ़ा ही नहीं है और शायद उस केस के लिए भी मांग करनी पड़ेगी कि वो दिल्ली भेजा जाए और सुप्रीम कोर्ट उसको देखे। परिवार तो आज भी जो है कैद में, और वो परिवार जो है वो आतंक और अपनी झोपड़ी की कैद में है, वो घर से ही नहीं निकल पा रहे हैं। और उनके लिए जो भी मुआवजे की बात हुई थी, जो कुछ भी सरकार ने वायदे किए थे, वो कुछ भी उनको नहीं मिला। तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे देश का जो मीडिया है, ऐसा नहीं है कि मीडिया पहले बहुत अच्छा था, लेकिन कम से कम हम अगर पहले की बात देखें तो मीडिया में जगह मिलती थी, गरीबों को जगह मिलती थी, दलितों को मिलती थी, लोगों के आंदोलन और संघर्षों को जगह मिलती थी।
लेकिन जैसे कि फार्मर्स आंदोलन हुआ 1 साल तक, जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें कितनी जगह मिली, जो मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो तो गालियां दे रही थी। तो अब जो संघर्ष होते हैं, आंदोलन होते हैं, उनकी कहीं कोई जगह नहीं है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इन घटनाओं को फॉलो भी नहीं करती है, उनके लिए जगह भी नहीं देती है। तो सिर्फ ये कह देना कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो सवाल नहीं है। लोग कर रहे हैं, अपने स्तर पर जो कुछ हो सकता है कर रहे हैं। तो ये एक ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम उन प्रयासों के साथ जुड़े। ये जरूरी नहीं है कि अब जो प्रयास कर रहे हैं उन्हीं की टीका टिप्पणी करते रहे कि ज्यादा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी जगह अब विरोध के लिए बचा ही नहीं है। नहीं, इसके साथ मैम सोशल मीडिया पे भी देखा जाता है, सोशल मीडिया पे भी जाति देख के जो है मुद्दे उठाए जाते हैं। पढ़ा लिखा एक तबका है, वो वहां पे भी नहीं पहुंच पाता, वो ग्राउंड पर जाना तो बहुत दूर की बात है, वो वहां पर भी आवाज नहीं उठाता। तो इसमें भी क्या एक जाति है कि जाति क्या है, मुद्दा बाद में देखते हैं। देखिए, हमारे समाज में सबसे बड़ी बात यह है कि जातिवाद खत्म हो गया है, इस बात का झूठा प्रचार सबसे ज्यादा हो रहा है। पता नहीं क्यों जो लोग जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं वही लोग इस बात का सबसे ज्यादा प्रचार भी करते हैं कि अब तो जाति भेद खत्म ही हो गया है, अब तो वर्ण व्यवस्था बची ही नहीं है। तो ये जो लोग इस वर्ण व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, आखिर उनको भी तो सोचने की जरूरत है और इन लोगों के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। अभी आप देखिए, एक सर्वे हुआ है कि मीडिया में 90% लोग जो हैं, जो काम करते हैं, वो अपर कास्ट के हैं, यानी ओबीसी का भी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, दलितों का और भी कम है। तो एक तो उसके अंदर एक जिसको कहना चाहिए निहित बात है कि जो दलितों के सवाल है, जो उत्पीड़न का सवाल है, वो आगे नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये भूल जाएं कि मतलब प्रज्ञा मिश्रा जो है, हमारे यूपी की एक पत्रकार है, जो अकेले ही माइक लेकर के घूमती, पूरा हाथरस का जो मामला था तो उन्होंने ही सबसे पहले जाकर के वहां उसको उजागर किया, या नेहा दीक्षित है और लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि दूसरी जात के लोग बिल्कुल ही संवेदनशील नहीं है, लेकिन यह भी बात जरूरी है कि मीडिया में जैसे हर जगह हम चाहते हैं कि हर समाज के तबके को एक प्रतिनिधित्व का मौका मिले, तो ये प्रॉब्लम तो है प्रतिनिधित्व की, लेकिन वही प्रॉब्लम नहीं है। एक जो हमला है चौतरफा, मतलब कास्टिज्म के खिलाफ जो लड़ रहे हैं उनके ऊपर, जो जातवाद को बनाए रखना चाहते हैं, उनका जो हमला है, शायद हम लोग भी नहीं समझ पा रहे कि वो हमला कितना तीखा है और कितना चौतरफा है। वो कोई एक मौका नहीं छोड़ते हैं हमला करने का। तो इसके लिए हम लोगों को भी ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, और आपस में एक दूसरे की आलोचना हम करते रहे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, मैं देख पा रही हूँ जैसे आप कल लोग जो है रिजर्वेशन और इन सब पे, लैंड ओनरशिप, इन सब पर बात रखने वाली हैं। तो रिजर्वेशन की क्यों जरूरत है? अब कहते हैं कि संविधान को इतना टाइम हो गया बने हुए, वैसे तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सब जगह, तो निजीकरण पे अब बात। रिजर्वेशन इसलिए जरूरी है कि मेरा मानना है कि अगर रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा तो सरकारी नौकरियों में एक भी दलित को जगह नहीं मिलेगी। ये मेरा बिल्कुल मानना है, पक्का मानना है। और जो शैक्षणिक उच्च शिक्षा के खासतौर से संस्थान है, वहां भी उनको बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी। ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि जो उनका कोटा है वो आज तक भरा ही नहीं गया। प्राइवेटाइजेशन की बात तो मैं बाद में करूंगी, लेकिन जहां पर है रिजर्वेशन, जब वहां पर आज तक कोटा ही नहीं भरा गया है और ये कहा जाता है कि लोग मिलते नहीं है, योग्यता नहीं है, तो क्या बात वो कर रहे हैं? 100, 150, 200, 300 लोगों को ही मिलना है और वो भी नहीं ढूंढे मिल रहे हैं। तो अगर ढूंढे नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप लैटरल एंट्री क्यों कर रहे हैं? जिनको प्रशासन के उच्च पदों में जगह मिल सकती है, उनको वहां जगह न मिले, बाहर से सवर्णों को लेकर के उन उच्च प्रशासनिक पदों पर बिठाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा वंचित है, जो सबसे ज्यादा गरीब है। आज भी रिक्त स्थान कितने हैं? सिर्फ सफाई कर्मचारियों तक आपने रिजर्वेशन को मतलब पूरी तरह से लागू किया है। तो ये जब मानसिकता है इस देश में, तो रिजर्वेशन तो इस देश की जरूरत है, और ये पूरे समाज के लिए जरूरी है, सिर्फ उस वंचित हिस्से के लिए नहीं। पूरी दुनिया में इसको अब प्रमाणित किया गया है
कि जितना आप समावेश करेंगे विभिन्न समुदायों का, विभिन्न हिस्सों का, विभिन्न एथनिक ग्रुप्स का, जितना आप उनका समायोजन नौकरियों में, शिक्षा में, समाज के काम में करेंगे, उतना ही आपका समाज आगे बढ़ेगा। और जितना ही आप अपने इन तमाम क्षेत्रों को संकीर्ण करेंगे और उसमें केवल एक तरह के लोगों को भरने का काम करेंगे, उतने ही आपका देश विकास से दूर हो जाएगा। तो जब ये बात प्रमाणित हो चुकी है, तो यहां तो जो तथाकथित पढ़े लिखे लोग हैं और बुद्धिजीवी हैं जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं कि इससे विकास रुका हुआ है, उनको कम से कम ये समझना चाहिए कि ये विकास के लिए जरूरी है और उनको इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। अच्छा, सीपीआईएम में क्या दलित को वो प्रतिनिधित्व मिला है, मतलब जो डिसीजन मेकिंग में हो, जो उच्च पदों पर हो? देखिए, जहां तक हमारी पार्टी का स्ट्रक्चर है, तो हम लोग ये मानते हैं कि हमारा ये स्ट्रक्चर आज भी जितना इंक्लूसिव होना चाहिए उतना नहीं है, और इसको हम लोगों ने लगातार ठीक करने की भी कोशिश की है। और इसमें हम टोकनिज्म में नहीं बिलीव करते हैं कि केवल प्रतीकात्मक रूप से इसको ठीक करें। हम ये मानते हैं कि इसके लिए रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है, ट्रेनिंग भी जरूरी है, जिम्मेदारी देना भी जरूरी है और नेतृत्वकारी पद पे भी लाना जरूरी है। और हम आज भी मानते हैं कि जितना हमको करना चाहिए था नहीं किया, लेकिन जो हमारी हालत थी उससे हम आगे बढ़े हैं। और कई राज्य हैं जहां पर हालत ठीक भी है, जहां पर कम से कम हमारे नेतृत्व में ओबीसी का कंपोनेंट बहुत जबरदस्त है, जैसे कि केरला, और हमारे मंत्रिमंडल में भी दलितों का प्रतिनिधित्व अच्छा है। जो लीडिंग पोजीशंस हैं वो भी ठीक है। दूसरे भी कुछ राज्य हैं, लेकिन हाँ, ऐसे राज्य भी हैं जहां पर ये काम नहीं हुआ है और वहां पर हमको कमियां भी दिखाई देती हैं। और वहां पर हम ये भी मानते हैं कि इसका दुष्परिणाम लेफ्ट के और प्रगतिशील मूवमेंट पे भी पड़ा है। तो इसको ठीक करना हमारे मूवमेंट के लिए आवश्यक है। जी, अभी आप हिमाचल से आई हैं, आप ज्यादातर ग्राउंड पर रहती हैं। मतलब मैं देखती हूँ जहां भी अधिकारों की बात होती है वहां सुभाषनी अली आसानी से दिखाई देती हैं। देखिए, एक तो हिमाचल के बारे में आपको ये मैं बता दूं कि हिमाचल में दलित पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, 26 से लेकर के 30% तक है, लेकिन वहां पिछड़ापन, अत्याचार और जिसको कहना चाहिए मनुवादी विचारधारा बहुत स्पष्ट रूप में दिखाई देती है। आज भी हिमाचल के बहुत सारे मंदिर हैं जिनके बाहर बोर्ड लगा हुआ है, शूद्रों का प्रवेश वर्जित। मतलब कहाँ है संविधान, कहाँ है कानून, कहाँ है बड़ी बड़ी बातें? फिर भी छुआछूत नहीं है। नहीं, तो वही मैं कह रही हूँ, मंदिर के बाहर ये बोर्ड लगे हुए हैं। और वहां पर अभी एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला कि हम मनुष्य, ये क्या नाम है, संविधान को जलाएंगे और हम ये SC/ST एक्ट को जलाएंगे और हम मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। ये एक मूवमेंट चला बाकायदा, और इसमें जो बड़ी दोनों पार्टियां हैं उनके लोग शामिल थे। दोनों जो मतलब वहां रूलिंग पार्टीज रही हैं, अदला बदली होती रहती है। लेकिन अगर आप कहें कि इस चुनाव में, तो चुनाव में निश्चित रूप से ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा की सरकार के खिलाफ जबरदस्त निराशा और जबरदस्त गुस्सा है। लेकिन लोग ये भी सोच रहे हैं कि भाई कुछ विकल्प भी होना चाहिए। वो वोट तो देंगे जीतने वाले को जो भी होगा, लेकिन अब इतना खामोश भी नहीं रहेंगे। और लेफ्ट का वहां पर काम बहुत बढ़ा है। एक हमारे विधायक भी हैं और अब की बार शायद और भी हो जाएंगे। और दलित मुद्दों पर हमारे हस्तक्षेप और हमारी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। ये जो पूरा मूवमेंट चला था, जो मैंने कहा ये संविधान जलाने का वगैरह वगैरह, तो हमारा जो अकेला विधायक है उसने बिल्कुल विधानसभा को हिला के रख दिया और कहा कि अगर इसको आप आगे बढ़ने देंगे तो फिर हम लोग भी इकट्ठा करेंगे लोगों को और इनका सड़कों पर जो है मतलब मुकाबला करेंगे। तो ये सरकार को भी फिर हस्तक्षेप करना पड़ा कि ये जलाने वाला ने मतलब नहीं देंगे। तो दलित मुद्दे अब मुझे लगता है एक तरह से पहली बार उभर करके वहां की पॉलिटिकल सीन में भी आगे आ रहे हैं। अब कहां तक इसके बाद जो नई सरकार बनेगी, कहां तक उसके ऊपर दबाव बन पाएगा,
कि वो अपनी कुछ नीतियों को सुधार रहे, वो तो देखने की बात। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लोग इस सरकार की नीतियों के शिकार हैं, जिनके ऊपर इन नीतियों का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, वो एक बड़ा हिस्सा इनका सरकार का समर्थक है, धर्म की वजह से या नफरत की वजह से या कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसकी वजह से। तो आखिर हमारा काम क्या है? हमारा काम है लोगों को समझाना कि भाई ये हो रहा है और हम लड़ने को तैयार हैं, और भी लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, आप भी लड़े आओ। चर्चा जरूरी है, आईना दिखाना जरूरी है, संघर्ष जरूरी है। तो हमारे साथ सुभाषिनी अली थी, सीपीआईएम की नेता थी और बहुत सारे मुद्दों पे बात रखी इन्होंने। तो अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो द मूक नायक का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे लाइक कीजिए। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे द मूक नायक।